लो जी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है जी डिस्क बल्ज। जब ये मरीज को बताया जाता है ना कि ये डिस्क बल्ज है और आपकी जो मोरे हैं वो खराब हो गए हैं और आपकी डिस्कें खराब होने लग गई हैं और डिस्क के अंदर प्रेशर आ गया है और वो उसकी शेप चिब्बी हो गई है, तो वो पेशेंट के लिए सुनने के बाद वो बड़ा एक पेनफुल चीज होती है कि यार हाय क्या हो गया। लेकिन ये सारा का सारा होता सिर्फ उसी मरीज की नालायकी की वजह से। क्यों? क्योंकि वो टाइमली प्रॉपरली आपने एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को या अच्छे कंसल्टेंट को वो चेक नहीं कराता। जबकि होता क्या है, ये डिस्क बल्ज की भी अगर बैक हिस्ट्री पे जाएं तो यही है, मस्कुलर स्टिफनेस ज्यादा देर रहेगी, वही दवाइयां वही दबा लिया, खिंचाव करा लिया, मालिश करा ली, सस्ते में पड़ती है। तो फिर क्या होता है, तो कॉम्प्लिकेशन ऐसा ऐसा बढ़ती हैं, कभी टीका, कभी ड्रिप, कभी ये दवाई, कभी वो दवाई। फिर होता क्या है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैंने कहा कि पट्टों के खिंचाव की वजह से फिर मस्कुलर स्पैज्म, फिर पूरे इस रीढ़ की जो हड्डी होती है, जो बेसिकली हम कमर कमर जो लो बैक होती है उसके ऊपर क्या होता है, स्ट्रेस क्रिएट किया जाता है, उसके अंदर खून की प्रॉपर सप्लाई नहीं होती और जो पट्टे होते हैं वो खिंचाव का शिकार होते हैं, उनमें प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, वो प्रॉपर हेल्दी नहीं होते। तो इतनी कॉम्प्लिकेशन जब ज्यादा देर एक जगह पे रहती हैं तो हर एक चीज को, हर रूह को एक नॉर्मल कंफर्टेबल माहौल चाहिए होता है जिंदगी बसर करने के लिए, रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, और हर एक चीज के लिए उसका एनवायरनमेंट सराउंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन डिस्क बल्ज के पेशेंट जब ज्यादा देर इस कमर के इर्द गिर्द के सारे पट्टों को, जोड़ों को, ये सब का मसला जब ज्यादा देर रहता है तो फिर होता क्या है, तो जैसा मैंने कहा कि इसकी कर्व खराब हो जाती है। जब कर्व खराब होती है तो फिर क्या होता है, जैसा कि मैं अगर बनाऊं इधर, नॉर्मली ये एक मोरा है और नॉर्मली ये एक मोरा है और इनके दरमियान में क्या है जी, ये एक डिस्क है नॉर्मली। लेकिन होता क्या है, जब ज्यादा देर ये कॉम्प्लिकेशन रहती है, ऊपर वाला जो मोरा होता है वो बेचारा चिब्बा खड़िब्बा ऐसे हो जाता है, ऐसे, नीचे वाला मोरा ऐसे हो जाता है, ऐसे। तो सोचें, ये जो डिस्क है, ये जो इसकी चूंच निकलती है ना मोरे की, तो ये डिस्क तो एक थैली होती है ना, कुशन टाइप इसके अंदर होता है। और इसकी भी अगर डिस्क की अगर हम एनाटॉमी पे जाएं तो वो ये होती है, इसकी दो दीवारें होती हैं और ये एनुलस फाइब्रोसिस होता है, ये न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है। एनुलर फाइब्रोसिस और न्यूक्लियस पल्पोसिस, ये दो इसकी लेयर्स होते हैं। इसके अंदर इसका जेली नुमा एक मटेरियल होता है जो इसमें कुशन का एक, जब आप चलते हैं, उठते बैठते हैं, जंप की सूरत हाल में अपने आप को रिलैक्स और कंफर्टेबल रखने के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पूरी एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन होता क्या है, जब इसके ऊपर ये ज़ाहिर है, ये क्या है, ये हड्डी है, मोरा हड्डी होता है, ये भी हड्डी है, मोरा हड्डी होता है, और इसके अंदर डिस्क है बेचारी, वो जो थैली एक पड़ी हुई है, जेली नुमा एक कुशन सा पड़ा हुआ है, उसको क्या करता है, या जो चूंच होती है, ये जो चूंच होती है, फर्ज करें कि वो इधर ही इसको चुभ जाए, ऐसे, ये मोरा जा रहा है ऊपर, नीचे वाला ये आ रहा है ऐसे, ये ऐसे ऐसे। तो जब ये मोरे की ये चूंच, जब इसको ज्यादा देर के लिए इसके ऊपर कंप्रेशन फ्रैक्चर लगा के रहती है तो ये जेलीनुमा मटेरियल जो है वो साइड में प्रोट्रूड कर जाता है, प्रोट्रूड। तो इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, डिस्क बल्ज कहते हैं। अब सर्जन हजरात क्या फरमाते हैं, क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, जब भी डिस्क बल्ज आता है एमआरआई में या किसी चीज में जब इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो डायरेक्ट सर्जरी, ऑपरेशन के बाद इसी चीज को क्या करेंगे, इस बल्ज वाली चीज को काट के बाहर फेंक देंगे, प्रॉब्लम वहीं का वहीं, फिर पैक किया और पेशेंट, हाँ अगर डिस्क बल्ज में सर्जरी अच्छी चीज है, रिकमेंडेड है, लेकिन वो डिस्क बल्ज होता अगेन फिजियोथेरेपी ना करवाने से है। अब डिस्क बल्ज की सर्जरी के बाद भी 2 से 3 महीने फिजियो रिकमेंडेड होती है, लेकिन खुदारा हमारे जो सर्जन हजरात हैं, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, जो न्यूरो सर्जन हैं, वो पेशेंट को फिजियोथेरेपी लाजमी रिकमेंड किया करें खुदा के वास्ते। अब जब ये ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस के बाद हमारे पास फिर पेशेंट आते हैं ना, तो मैंने ऐसे डिस्क बल्ज का ऑपरेट करवाया, उसके बाद पहले तो मैं चलो दर्द के साथ चल सकता था या चल सकती थी, लेकिन अब ना चला जाता है ना कुछ होता है, तो अब मैं बेड पे ही हूँ। तो ये होता तब है कि जब हम सर्जरी के बाद भी फिजियोथेरेपी नहीं कराते। एक तो वो डिस्क बल्ज बना भी फिजियोथेरेपी ना करवाने से, एक्सरसाइज ना करवाने से, लेकिन जब सर्जरी भी करवाने के बाद फिर हम फिजियोथेरेपी नहीं करवाते, फिर और कॉम्प्लिकेशंस आती है। अब आए, अब ये डिस्क बल्ज में और सर्जरी के बाद तो खुदा के वास्ते आप फिजियोथेरेपी कराएं। हाँ, अब दूसरा क्या है कि अगर डिस्क बल्ज है, अब डिस्क बल्ज से होता क्या है,
शदीद पेन होती है। इसके साथ ही न्यूरल बंडल जो होते हैं इसके इर्द गिर्द जो कमर में पड़े होते हैं, अगर ये L4 है तो ये L5 है, तो इसमें से कुछ जो है ना नर्व्स निकलती हैं जिसको हम शेटिक नर्व्स बोलते हैं, कि टांग के अंदर दर्द जाना शुरू हो जाती है। लेकिन वो शेटिक का क्या होता है वो तफसील से बताऊंगा। लेकिन ये डिस्क बल्ज की कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि शदीद पेन होती है और उठने बैठने से हिलने से बहुत शदीद पेन होती है, तो और टांगों में भी वो जो है ना वो रेडिएट कर सकती है। लेकिन इसके लिए फिजियोथेरेपी क्या कर सकती है? वेरी गुड। अब फिजियोथेरेपी इसके लिए क्या करेगा कि जिस भी जगह पे, अब मान लो कि ये डिस्क बल्ज हुआ है ऐसे, इस प्रेशर से हुआ है, हम क्या करेंगे, इस पहले तो सबसे पहले पेन को कम करने के लिए इसके इर्द गिर्द शुआएं मशीनरी अल्ट्रासाउंड लगा के इसका दर्द कम करेंगे। जब दर्द कम होगा तो इस मोरे को एक्सरसाइज करके ऊपर खींचेंगे, नीचे वाले मोरे को एक्सरसाइज के साथ नीचे खींचेंगे, लंबा ट्रैक्शन के साथ इसमें स्पेस बहाल करेंगे, तो नेचुरली कपल ऑफ वीक्स के बाद इसमें 3 से 4 या 5 हफ्ते भी ट्रीटमेंट में लग जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डिस्क बल्ज के भी पेशेंट मैक्सिमम तक 100% रिकवरी हो सकती है उनकी फिजियोथेरेपी से। तो इस मोरे का इधर प्रेशर कर देते हैं, इसका इधर, जब इस डिस्क के ऊपर ज्यादा देर प्रेशर नहीं रहता तो ये डिस्क क्योंकि जेली नुमा है, ये वापस अपने आप को रिवर्ट कर लेती है, अपने आप को नॉर्मल स्पेस पे ले आती है और लिविंग आराम सुकून से, बगैर किसी मेडिसिन, बगैर किसी सर्जरी। अल्हम्दुलिल्लाह फिजियोथेरेपी इतना कुछ करती है।